नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और आज के इस चौपाल में, ये चौपाल हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से कर रहे हैं, जिसका मकसद है फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी देना, इन सीटू एक्स सीटू मैनेजमेंट के बारे में, पूसा डीकम्पोजर के बारे में आपको जानकारी देना। और हम कुछ सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे। कुछ किसान हैं हम लोगों के बीच जिन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या किया, कैसे प्रबंधन किया, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और इस चौपाल में जो आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हैं उप कृषि निदेशक मेरठ से ब्रिजेश चंद्र सर। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश तिवारी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल केवीके हस्तिनापुर से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर रविंदर जी, फसल अवशेष प्रबंधन कृषि विभाग से हैं। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है श्री महेंद्र गिरी जी, ये किसान है जो कि विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर के प्रभारी हैं संजय सिंह सर, और साथ में आशीष त्यागी जी हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रविंदर जी को, जो कि फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसके बाद हम और भी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि आप सभी जानते हैं। मेरा एक स्लोगन भी है, जागो जागो भारत के किसान, जानो पराली जलाने के नुकसान, यह संदेश सब फैलाओ, खेत में पराली अब न जलाओ, खेत में पराली अब न जलाओ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो फसल अवशेष है, ये जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, जो आपकी फसल है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो जड़ है, तना है और उसकी जो फल फूल जो हमें यूज करना होता है। प्राकृतिक ने हमें कोई भी एक पौधा उठा कर आप देखो, जिसको जड़ का अगर हमें यूज करना है तो तने को धरती माँ को देना होता है। अगर आपको तना यूज करना है तो जड़ को और फलन को, जैसे आपका गन्ना है, उसको देना होता है। उसकी पत्ती को धरती माता को देनी होती है। इसी तरह से भी आप धान को भी देखेंगे तो हमें उसकी बालियों से जो अनाज मिलता है उसको हमें लेना होता है, और अवशेष जो है वो धरती माँ के आंचल में देना होता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, उनको जलाना शुरू कर दिया। ये हमारा सीधा सीधा भूमि को भी नुकसान करता है और हमारे वातावरण को तो नुकसान करता ही है। मैं जैसे कहूं कि आपका सीधा जो प्रत्यक्ष रूप से जो आप फसल अवशेष जला रहे हैं, फसल अवशेष जलाने में अगर आप धान की पराली जलाते हैं तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक हो जाता है। आप ये बताएं कि अगर भूमि का टेम्परेचर 40 हो गया तो वहां जो हमारे जो हमारे लाभदायक कीट हैं, या हमारा केंचुआ तो धरती में जाता ही जा रहा है, जो लाभदायक कीट हैं वो भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। लाभदायक कीट के साथ साथ होता क्या है कि हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है। जब आप एक बार जो उसे जला देंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हुआ, तो आप मान के चलेंगे कि वो हमारी धरती माँ को आप फूंकने का काम कर रहे हैं। जबकि एक तरफ हम कहते हैं माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, मतलब हमारी धरती माँ है और हम उसके पुत्र हैं। ऐसा आपके वेदों में भी लिखा गया है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्व्या, मतलब हम जो धरती माँ है इसके पुत्र हैं। हमें इसका पालन करना होगा। किसानों को जिम्मेदारी दी गई है। आप ये बताएं, जो 1 टन आप पराली जलाते हैं, जो 1 टन आप ये जलाते हैं, तो इसे 5.5 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन और आपका तकरीबन 2.5 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम आपका पोटास खत्म हो जाता है। 1 किलोग्राम सल्फर भी इसमें खत्म होता है। और माइक्रो न्यूट्रेंट जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी तो आप संख्या ही ना देखें, इतनी मतलब आपकी कम होती जा रही है। एक कहते हैं कि भाई हम पराली जलाते हैं, कितना बड़ा नुकसान करते हैं, तो भट्टे बहुत चल रहे हैं। आपको समझना होगा, भट्टे का चलना है किसी का भी होना। मैंने जैसे कहा कि धरती हमारी माँ है और किसान हम सब उसके पुत्र हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारी धरती को बचाने के लिए भट्टे से कंपैरिजन नहीं करना। हमें अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी देखना है। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जाएगी तो आने वाले समय में हमारी संतान को, हमारे वाले जो पीढ़ी है उसके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। जैसे कि मैं कहूं, इसके लिए बहुत दंड बनाएं। जैसे ICP है 182 के तहत जो आपका
जुर्माना भी आपको लगाया गया। एनजीटी भी इसमें बहुत बल दे रही है। एनजीटी का मतलब है कि जो आपका प्रदूषण है उसको रोकने का उनका एक काम है। जैसे क्या है कि आपके पास किसान अगर 2.5 एकड़ का किसान है, अगर वो अपने खेत में कोई पत्ती जलाता है, पराली जलाता है, तो उस पे 2,500 रुपये प्रति घटना और प्रति 2 एकड़ तक का जुर्माना लगता है। आपकी भूमि अगर 2 से 5 है, 2 से 5 एकड़ के बीच की आती है तो 5,000 है, अगर 5 से अधिक है तो 15,000 का जुर्माना है। हम जुर्माना क्यों सहें? जुर्माना हम क्यों सहें? एक तो जुर्माना सहें, उसके साथ साथ अपनी भूमि को जलाएं, उसके साथ साथ अपने पर्यावरण को दूषित करें। पर्यावरण को दूषित इतना हमने कर दिया, जो हमारा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए वो 50 हमारे लिए अच्छा है। आज अब 50 को भी छोड़ें, 100 भी छोड़ें, 200 भी, 300, 350 के अबू चल रहे हैं। और दिल्ली में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां 400, 500, 800 तक भी हो रहा है। तो अगर इस तरह से बात क्या होती है कि हमारे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां इसलिए हैं क्योंकि हम धरती का बेटे हैं और उसका हमें पूरी पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सभी को हमको पालन पोषण करना है। किसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसान को सब कहते हैं कि अन्नदाता, मैं अपनी निगाह में अन्नदाता नहीं मानता, मैं उनको सर्वदाता मानता हूं, क्योंकि वो सब कुछ देने वाले हैं। इसी के साथ मेरा यही निवेदन है कि आप खेत में पराली ना जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपया से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी उप कृषि निदेशक सर मेरठ से ब्रिजेश चंद्र सर को, और मैं जानना चाहूँगी कि मेरठ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं फसल अवशेष प्रबंधन में। स्पेशली गन्ना के जो पत्तियां हैं उसको यहाँ पे जलाया जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, क्या करे किसान और क्या ना करे, इसके बारे में आप हमारे ग्रीन टीवी के जरिए जो भी किसान देख रहे हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे किसान बैठे हैं आप सभी को ये जानकारी दे। और मैं आप लोगों से ग्रीन टीवी की तरफ से और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से भी निवेदन करना चाहूँगी कि जितना हो सके फसल अवशेष प्रबंधन करें, उसको जलाएं ना, उससे तो प्रबंधन जो है वो कैसे कर सकते हैं, इसी जागरूकता के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि इन सभी के बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। आज के इस पराली प्रबंधन एवं फसल अवशेष न जलाए जाने के संबंध में आयोजित ई चौपाल में उपस्थित हमारे सारे किसान भाइयों, डायस पे बैठे हुए गन्ना विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के संबंधित साथियों, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आज इस ई चौपाल का आयोजन का उद्देश्य ये है कि आप सभी देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से कि वातावरण में लगातार प्रदूषण होने के कारण हमारा जो पास का दिल्ली शहर है, न केवल दिल्ली शहर बल्कि आसपास के एनसीआर के जितने ही जनपद हैं, चाहे मेरठ हो या हरियाणा के जनपद हो, सभी जगह धुंध छाई हुई है। और ये धुंध जो है पराली जलाने के कारण, कूड़ा जलाने के कारण या अन्य औद्योगिक प्रदूषण के कारण हो रही है। आप सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो धूल के कण हैं, जो औद्योगिक जो प्रदूषण है या हमारे पराली जलानों से या पत्ती जलाने से जो डस्ट है, जो कणकाएं हैं, जो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं, वो सस्पेंशन में आ जाते हैं। वो नमी के साथ वायुमंडल में सस्पेंशन में आ जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो सारे पदार्थ, प्रदूषण पदार्थ हमारे सांस के माध्यम से हमारे गले में, हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे फेफड़ों को दूषित करते हैं। इसीलिए देख रहे हैं अचानक 1 हफ्ते से जो जुकाम और कोल्ड की बीमारी अचानक बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों में इसका प्रभाव बहुत अधिक हो रहा है। हमारा न केवल वायु प्रदूषित हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो पीने का पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो उसी उद्देश्य से आज ये ई चौपाल का आयोजन किया गया है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि प्रकृति में 3 तत्व जो है फसलों के लिए फ्री में उपलब्ध हैं: ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हमारे वायुमंडल में हैं, पौधे हमें जो ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें 16 पोषक तत्व और जरूरत पड़ती है हमारे पौधों को, जिनको हम किसी न किसी माध्यम से पौधों में देते हैं, चाहे रासायनिक खाद के माध्यम से दें या जैविक खाद के माध्यम से दें, ताकि हमारे पौधों की बढ़वार हो सके और पैदावार हो सके। ये लगातार प्रदूषण होने से, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से, कार्बन की मात्रा बढ़ने से, जो प्रकृति में टेम्परेचर बढ़ा है लगातार, उससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है, हमारी जमीन की जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हजारों मैट्रिक टन फसलों का उत्पादन घट जा रहा है। आप देखते हैं कि पहले हाईएस्ट टेम्परेचर 40-42 जाता था, आज 48 और 50 जा रहा है। और ये वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि कर दी है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो हजारों टन हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो हम लोग एक संकट में हैं। ये विश्व की समस्या है, इस समस्या का निदान हमारे हाथ में है। मनुष्य द्वारा ये जो है समस्या पैदा की गई है और मनुष्य इसका समाधान निकालेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है, इस समय हमारे कई त्यौहार ऐसे पड़ते हैं, चाहे दीपावली हो या अन्य त्यौहार हो, और जो हमारा खरीफ की फसल है धान, उसका कटाई होती है। तो जल्दी से खेत तैयार करने के लिए किसान भाई गेहूं की बुवाई करने के लिए पराली को खेत में जला देते हैं। हमारे जनपद में घटना कम हो रही है। उसका कारण है कि एक तो बरसात लगातार 1 हफ्ते होती रही, उस बीच में किसान भाइयों ने अपनी फसल काट ली, और जो भी हमारा बासमती पैदा होता है उसका जो भी पराली होती है वो पशुओं के खिलाने के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ गन्ने का क्षेत्र अधिक है, इसलिए ये समस्या नहीं है। अभी भी हमारी 4 घटनाएं हमारे जनपद में रिपोर्टेड हुई हैं, और वो 4 घटनाएं पिछले साल भी थी और इस साल भी हुई। कहने का मतलब है कि अभी हम सबक नहीं ले पाए हैं। तो आज ई चौपाल के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो भी, चाहे गन्ने के पत्ती जलाएं चाहे पराली जलाएं, ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। हमारी मिट्टी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारे लाभदायक जीवाणु वो खत्म हो जाते हैं। जो ये अवशेष होते हैं, इनमें जो पोषक तत्व रहते हैं इनके जड़ों में या इनके पत्तियों में, वो जलने के कारण पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और जो प्रदूषण होता है, जो धुआं होता है, वो हमारे सांस लेने में हमको दिक्कत होती है और वातावरण प्रदूषित होता है। इसके अलावा अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान भी है। तो ये चौपाल आपको इसी बात को सजग करने के लिए आयोजित की गई है कि आप पराली को ना जलाएं, आप गन्ने की पत्ती ना जलाएं। अब आता है प्रश्न आता है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करें। अगर हमारे पास पराली अधिक मात्रा में है तो हम कैसे उसको खाद के रूप में परिवर्तित करें। उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि निकाली है कि आप अगर इस कल्चर का प्रयोग करेंगे तो आपको जो अवशेष को सड़ाने में जो 3 महीने लगते थे, वो आप 30-35 दिन में ही सड़ा सकते हैं। उसके लिए पूसा डिकम्पोजर वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये कल्चर है जो आपके सामने रखा हुआ है। इस कल्चर में छोटे छोटे माइक्रो जीवाणु हैं जो किसी भी जैविक तत्व को सड़ाने के काम आते हैं। इस कल्चर को अभी आपको दिया जाएगा। ये कल्चर क्या है? ये जीवाणुओं का एक समूह है। ये बहुत कंसंट्रेट है, यानी बहुत ही ये है। आप इसको 200 लीटर पानी में लेंगे, एक ड्रम ले लेंगे, 200 लीटर पानी, उसमें 2 किलो गुड़ घोल लेंगे, फिर इस एक डिब्बी को आप उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद दिन में 2 बार डंडे से, लकड़ी के डंडे से उसको चलाएंगे और उसके ऊपर कागज से या कोई दप्ती टाइप से ढक के रख देंगे। स्टील वगैरह से ढक्कन से नहीं ढकेंगे, कागज का कोई हो या जो मोटा सा टुकड़ा होता है कागज जिसे दप्ती बोलते हैं, उससे ढक देंगे। और इसको लगातार 5 दिन तक इसी तरह चलाते रहेंगे 2-2 बार दिन में। और जब 5 दिन हो जाएगा तब इसको घोल के लेकर जो भी आपका अवशेष है उसको इकट्ठा करके उसमें छिड़क देंगे। छिड़कने के लिए आप उसको 15 से 20 सेंटीमीटर की एक परत बनाएंगे और इस घोल को छिड़क देंगे। फिर 15 से 20 सेंटीमीटर की एक परत बनाएंगे, फिर इस घोल को छिड़क देंगे। और इसके बाद ये जो आपका होगा, इसको पलटते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी छिड़काव आप इसमें करेंगे
तो उस जो भी गन्ने की पत्ती है या पुआल है उसमें 60% नमी होनी अनिवार्य है। तो देखते रहिए कि अगर नमी कम होती है तो पानी का छिड़काव भी करते रहिए। तो जब इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे तो 60 दिन में 30 से 35 दिन में आपका ये जो फसल अवशेष है, चाहे गन्ने की पत्ती है चाहे पराली है, ये आपके खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ये ना केवल इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होगा, बल्कि इसमें अन्य बहुत सारे पोषक तत्व जो 16 पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका जिंक है, आपका कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान अधिक होता है। और अगर जमीन आपकी ऊसर टाइप की हो रही है, अगर इसका आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तो जमीन का जो ऊसर तत्व है वो भी खत्म होता है। दूसरा, इसका प्रयोग आप एज ए बीजोपचार में भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, जो 200 लीटर आपने एक बार घोल के रखा, वो एक बार तो आप प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा इसी में से 20 लीटर आप निकाल के अलग रख लीजिए और उसको फिर 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी में वो 20 लीटर मिला दीजिए। फिर उसको 6 दिन रख दीजिए, फिर उसका फिर इस्तेमाल कर लीजिए। फिर उसमें से फिर 20 लीटर आप निकाल के रख लीजिए। इस तरह आप 20-20 लीटर निकाल के 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ मिला के आप बार बार कल्चर बनाते जाइए। और इस कल्चर का प्रयोग आप 1 लाख मैट्रिक टन कचरा को सड़ाने के इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक डिब्बी का इस्तेमाल आप 1 लाख टन, 1 टन में कितना होता है? 10 कुंटल। अब 1 लाख टन में आप समझ लीजिए कितना कुंटल होता है। इतने कचरे का इस्तेमाल आप एक डिब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, इस डिब्बी को ले जाएं तो एक बार में 200 लीटर का प्रयोग मत कर लें। उसमें से 20 लीटर कल्चर निकाल के अलग रख लें, फिर 200 लीटर पानी लें, 2 किलो गुड़ लें और उसमें 20 लीटर मिला दें, फिर आपका 200 लीटर तैयार हो जाएगा। फिर 20 लीटर निकाल के रख लें। इसको आप सुरक्षित कई सालों तक रख सकते हैं। तो एक डिब्बी का इस्तेमाल आप बरसों कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। तो मैं अब दूसरी बात पे आ रहा था कि इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है। इस कल्चर का, इस बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल आप एज ए बीज शोधन के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें जो माइक्रो जीवाणु होते हैं, जो आपने 200 लीटर का बनाया, उसको बीज को बोने से पहले आप शोधित कर लेंगे तो बीज जनित जो बीमारियां वो नहीं लगेंगी। इसी को आप पानी की सिंचाई में कहीं डिब्बे में भर के रख दीजिए और बूंद बूंद टपक के सिंचाई के पानी के साथ जाएगा। तो ये खेत में जैसे ही जाएगा तो ये वहां पर केंचुओं के लिए केंचुओं की मात्रा बढ़ा देगा, आपके जमीन में पोरस कर देगा, नमी संरक्षण करेगा। तो एज ए ये खाद के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसका आप जब छिड़काव करेंगे आप पौधों में, तो जो आपके जो खरपतवार हैं, एक तो खरपतवार कम होंगे, दूसरा जो पत्तियों को जानवर खाते हैं वो जानवर नहीं खाएंगे। दूसरा ये जो कल्चर बनता है, ये जो आप 200 लीटर बनाएंगे, इसका छिड़काव करें, इसमें कोई बदबू नहीं होती है। और बाकी अगर आप कोई चीज पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं कुछ, उसमें बड़ी बदबू होती है। या जो गोबर की खाद भी आप बनाओगे, उसको डालोगे खेत में, तो उसमें या तो अमोनिया टाइप की गैस निकलेगी या अन्य बदबू आएगी। लेकिन इससे जो खाद तैयार होगी उसमें कोई महक नहीं होगी, कोई बदबू नहीं होगी, बहुत अच्छी खाद तैयार होगी। तो ये पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग निःशुल्क हम आपको देंगे। आप इसका प्रयोग करें, इसका अन्य किसानों को प्रचार करें। आप बना लें 200 लीटर में 20-20 लीटर अन्न को भी बांट दें, ताकि अन्य किसान भी इसको प्रयोग करेंगे। हमारे जनपद में जो समस्या आती है वो गन्ने की पत्ती जलाने की आती है। अब गन्ने का सीजन शुरू हो गया, मिल शुरू हो गया है। गन्ने की पत्ती से पोल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन उससे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और जो हमारा सैटेलाइट है वो टेम्परेचर से पकड़ता है कि कहां पर आग लगी है। तो गन्ने के पत्ते अगर आप जलाएंगे तो तुरंत सैटेलाइट आपको पकड़ लेगा, पकड़ के हमको सूचना आ जाएगी और फिर आपको जुर्माना होगा। जुर्माना आपको मालूम है कि अगर 2 एकड़ तक का खेत जलाया है तो आपको जो है इसमें 2500 रुपये लगेगा पहला जुर्माना, और 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक किया है तो उसमें 5000 लगेगा, और 5 एकड़ से ऊपर है तो 15000 होगा। अगर 2 बार अगर आप इस तरह जलाते पाए जाएंगे तो जितनी भी सरकारी योजना का लाभ है आपका बंद कर दिया जाएगा। ये एनजीटी का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी किसान अगर 2 बार इस घटना को करते हुए पाया जाए, उसकी सारी योजनाएं बंद कर दीजिए। सरकार की कोई योजना का लाभ मत दीजिए, उसको सीधा आदेश जारी कर दीजिए। तो हमारे किसान बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही जागरूक हैं। अभी तक केवल 4 घटना हुई थी, उसमें 1 घटना ही पाई गई थी, बाकी
घटनाएं कूड़ा जलाने की संबंधित थी। मुझे आशा है कि आप लोग इस साल भी गन्ने की पत्तियां नहीं जलाएंगे, कूड़ा नहीं जलाएंगे और हमारे जनपद में घटना नहीं होने देंगे, क्यों इसका संज्ञान जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी और उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। अभी 16 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और पंजाब सभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है और उनकी पेशी है, उनसे पूछा जाएगा। और आप सब हमारे जो प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं इस साल काफी जागरूक हैं। जो पंजाब की जो घटनाएं हुई हैं अभी तक 1 अक्टूबर से अब तक वो 25,700 हुई हैं। 25,700 घटनाएं हुई हैं पंजाब में। हरियाणा में लगभग 30,000 घटनाएं हुई हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 2,500 अभी तक घटनाएं हुई हैं। तो अभी हम बहुत सीमित हैं, बहुत कंट्रोल में हैं और हमारे जनपद में मात्र 4 हुई हैं। आप सब इस बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि आप कोई भी गन्ने की पत्ती नहीं जलाएंगे, कोई भी आप पराली जलाएंगे नहीं। हमारा जो प्रदेश का नाम और हमारा जिले का नाम हमारे किसी भी ऐसे फोरम पे ना लिया जाए जहां पर हम डिफेम हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग आए। एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जितना कम हो सके या नहीं, आप जो गन्ने की जो पत्तियां हैं उसको ना जलाएं और उसका प्रबंधन करने के भी तरीके हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे कि क्या अगर जलाएं ना तो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो फिलहाल जो है वो इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू कई सारे लाभ उठा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के किसान। तो इन सीटू मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हसनापुर के प्रभारी डॉक्टर इंजीनियर संजय सिंह सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और मैं चाहूंगी कि इन सीटू मैनेजमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें प्लीज। किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसके 3 कारण हैं फसल अवशेष प्रबंधन के। नंबर 1, अगर हम फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं तो एक तो हमारी जमीन सही होती है। नंबर दूसरी बात, जमीन के साथ साथ हमारा वातावरण सही होता है। अब वातावरण सही होता है तो हमारी हेल्थ सही होती है। अब ये दिक्कत ही हो रही कि इतनी ज्यादा प्रोग्राम क्यों होने लगे कि एक तो वातावरण में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा फसल अवशेष प्रबंधन न होने के कारण जितनी भी हम उर्वरक या रसायन खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारी पानी के अंदर भी आना चालू हो गया है। जब भी हम हाइड्रोलॉजिकल वाटर को जाके लैब में चेक करते हैं अपने भूमिगत जल को, भूगर्भ जल को, तो कुछ पीपीएम की मात्रा यूरिया की और पेस्टिसाइड की आने लगी। पीपीएम का मतलब है कि 10 लाख में 1 पार्ट। लेकिन पानी का स्रोत जो है अंदर से आपस में जुड़ा हुआ है। वो पानी हम भी पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, जानवर भी पी रहा है, सब लोग पी रहे हैं। ये नहीं है कि एक आदमी मान लीजिए इस्तेमाल कर रहा है यूरिया और वो यूरिया पानी में जा रही है या डीएपी पानी में जा रहा है या रसायन पानी में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस्तेमाल कर लिया तो इसी के खेत में रहेगा। वो अंदर अंदर पानी में, पानी के स्रोतों में चला जा रहा है और पानी के स्रोतों की वजह से पानी जितने लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे पशु पक्षी आदमी जो भी हैं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चालू हो गया है। ये एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है, अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यदि हम अपने एटमॉस्फेयर की चर्चा करें, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की चर्चा करें, तो पहले जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था मुश्किल से 140 पीपीएम था। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में कितना पार्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, 140-50। आज की डेट में जो पीपीएम है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 350 के आसपास है। अगर उन शहरों के ऊपर की हवा ली जाए और उसको ले जाके लैब में चेक कराई जाए जहां पे इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे पीपीएम इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। जैसे दिल्ली के आसपास का इलाका, लेकिन यही आके पहाड़ी इलाकों में जाके अगर इसका चेक कराया जाए तो पीपीएम थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर भी, वातावरण भी, पूरा वातावरण आपस में जुड़ा है, तो वातावरण में भी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी चारों तरफ आपस में मिक्स होकर फैलती है। अच्छा, पीपीएम होने से क्या दिक्कत है? एक तो ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन आखिर ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो गैस अगर वातावरण में होती है तो ये सूर्य के प्रकाश को पकड़ लेती है, सूर्य के प्रकाश को
ट्रैप कर लेती है, ठीक है ना। ट्रैप करने के बाद ये इस प्रकाश को गर्मी के रूप में बाहर निकालती है, यानी पकड़ा तो उन्हें प्रकाश को और निकाला किस तरह से, गर्मी के रूप में। ये ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है, इस ट्यूबलाइट की रोशनी को या सूर्य की रोशनी को वो गैसें पकड़ लेती हैं और फिर इसे निकालती हैं गर्मी के रूप में, यानी इंफ्रारेड के रूप में निकालती हैं। तो अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा धीरे धीरे होती जाती है तो ये गर्मी निकालने वाली गैसेस की मात्रा ज्यादा होती जा रही है, होगी ऑटोमेटिकली। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है तो गर्मी निकालने वाली गैस गर्मी की मात्रा भी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगी। अच्छा, जब गर्मी की मात्रा जब बढ़ने लगेगी एटमॉस्फेयर में तो आपको क्लाइमेट चेंज होगा। खेती में आप जितने भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली अगर उनका नाइट्रिफिकेशन या गर्मी की वजह से नाइट्रोजन उड़ के एटमॉस्फेयर में जा रही है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 10.5% है। मजाक की बात नहीं हो रही है। जितना भी पशुपालन कर रहे हैं उसमें जो आपका गोबर है उसमें से मीथेन का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, और धान की खेती जितनी हो रही है, धान की खेती में भी मीथेन का गैस का निकलना कंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि धान की खेती में आप लगातार पानी को स्टैग्नेट रखते हैं या पानी को खेतों में लगाए रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना बायोमास है सड़ता है, और बायोमास सड़ के वो भी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इन सब के माध्यम से एटमॉस्फेयर में मिलता है। इनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है ग्रीन हाउस गैसेज में। तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं, और अगर मान लिया आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 12.5 से 13% इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी है। बाकी पावर हाउस ये बिजली चल रही है जिसके माध्यम से इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है 25%, 25 से 30% के लगभग कंट्रीब्यूशन है। तो ये कतई दिमाग से आप निकाल दें कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो भी है ग्रीन हाउस गैसेस में अच्छा खासा है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, एग्रीकल्चर जो होता है पूरे विश्व में होता है, और विश्व की जितनी खाली जमीन है, जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सारे एरिया को कवर करता है, तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। एकदम दिमाग से ना निकालें। अब रही बात, हम अपने मुद्दे पे आते हैं जहां पे हम बैठे हुए हैं, खास करके मेरठ या वेस्टर्न प्लेन जो ना उत्तर प्रदेश में। तो जो पराली जलाने का काम है, निश्चित रूप से हमारे डीडी साहब ने कहा ये पंजाब और हरियाणा के अंदर के केस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका क्रॉपिंग पैटर्न दूसरा है, धान और गेहूं का। तो धान और गेहूं की वजह से निश्चित रूप से पराली का वहां कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन यहां पर भी अभी 2-1 साल पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा था, क्योंकि खास करके जब लोग गन्ना पेड़ी करते थे तो गन्ने की पत्तियां अच्छी खासी जलाते थे। हालांकि पिछले साल मैं मुजफ्फरनगर में था तो वहां 62 सर केसेस आए थे, और 62 केसेस आए थे, तो ये भी अच्छा खासा है। जब आप 1100-1200 डिग्री सेल्सियस का लॉ है पैदा कर दिया आपने खेत में, तो जो खेत में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 4 इंच की गहराई तक होना चाहिए, वही काम का है। तो 4 इंच की गहराई तक की मिट्टी का टेम्परेचर आपको क्या लगता है 300-400 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा भाई साहब, 120% पहुंच जाएगा। जब 400 डिग्री सेल्सियस तक आपकी जमीन का 4 इंच जमीन तक की गहराई तक का टेम्परेचर पहुंच गया, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर या जितने जीवाणु कीटाणु वो जिंदा बचेंगे? कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, बस नहीं बचेंगे भाई साहब, 110% नहीं बचेंगे। जब नहीं बचेंगे तो आपके जमीन का जो भी फ्लोरा फौना है क्या मेंटेन हो पाएगा? नहीं होगा। अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो जो भी आप खाद डालेंगे, जो भी आप पोषक तत्व डालेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल डालेंगे, तो वो कहां जाएगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी जमीन की, यानी जल धारण करने की क्षमता आपकी जमीन की घट जाएगी। जब जल धारण करने की क्षमता घट जाएगी तो पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल के माध्यम से ही पोषक तत्व आपके पौधों तक पहुंच रहे हैं, ये भी खत्म हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जब पोषक तत्व को धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, जल धारण करने की क्षमता खत्म हो गई आपके जमीन की, तो आपको क्या लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता नहीं प्रभावित होगी?
नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, आप बताइए, कोई कारण बता दें मुझे। 100% होनी है। और ये चीज आप बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि आप खाद बढ़ाते जा रहे हैं, और वो खाद बढ़ाने के बाद भी आपकी जो उपज है वो स्टैग्नेट है। स्टैग्नेट का मतलब उसमें ठहराव आ गया है, बढ़ नहीं रही है। जिस रफ्तार से आपने खाद को बढ़ाया है उस रफ्तार से आपकी उपज बढ़ नहीं रही है। इसी का कारण सिंपल सा है कि जल धारण करने की क्षमता खत्म हुई है और आपके पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता खत्म हुई है। इस वजह से आपका पौधा जितना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए वो ले नहीं रहा है, वो स्टैग्नेट ठहराव आ गया है। इस वजह से आपकी उपज में भी ठहराव आ गया है। इन सीटू मैनेजमेंट का मतलब है कि जहां पर भी आपका फसल अवशेष है वहीं उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए कि वहीं आपके ऑर्गेनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक जो मैटर है वो बढ़ जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी को दोबारा रफ्तार दिया जा सके। अच्छा, इसके लिए करना क्या है आपको कि जितना भी फसल आप काट रहे हैं उससे जो भी अवशेष है वही मिलाया जाए। तो मिलाने का मतलब क्या हुआ कि भाई पराली आपने कंबाइन से कटवा लिया, जो भी पराली वाला इलाका है, पराली आपका 1 फुट लगभग बच गई। भाई ऊपर वाला ईयर हेड काट लिया आपने, बाकी 1 फुट बच गई। या तो उसको जलाओ या तो नहीं, तो फिर अगली फसल लोगे नहीं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सिंपल सा पराली के कोई छोटे छोटे टुकड़े को कर दो, छोटे टुकड़े में बांट दो और इसके बाद ये बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर दीजिए, वो सड़ के वहीं मिल जाए। तो जैसे ही आप छोटे टुकड़े में काटते हैं तो आपको नेक्स्ट खेती के लिए तैयारी, आपको नेक्स्ट खेती करने के लिए आपको समय जो आपको ज्यादा मिलना चाहिए था वो सीधे मतलब ज्यादा समय लेता सड़ने में, तो वो शॉर्ट हो जाता है। छोटा जैसे टुकड़ा किया है, इसके बाद आप सीधा सीड ड्रिल से आप बुआई कर दीजिए बिना जुताई के। अच्छा, मैं बिना जुताई के क्यों बुआई करने के लिए कह रहा हूं? देखिए, पहले जो था 1% के करीब ऑर्गेनिक मैटर था लगभग, ठीक, और हमको ऑर्गेनिक मैटर 10.8% चाहिए भी। लेकिन हम जितनी भी सस्य क्रियाएं करते हैं, सस्य क्रियाएं मतलब जितनी बार जुताई करेंगे उतनी बार ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आपका मिट्टी आएगी। जितनी बार एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगी उतनी बार आपका कार्बन कंटेंट या ऑर्गेनिक कंटेंट डिप्लीट होगा। डिप्लीटिंग का मतलब धीरे धीरे डाउन होगा। ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे ही डाउन होगा तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है एक तरह से जब भी आप खाद डालते हैं तो ये निगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये निगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो जब आप खाद डालते हैं तो ये निगेटिव चार्ज और खाद पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से थोड़ा सा, तो जैसे ही ये कंबाइन कर लेता है तो ये जो खाद आपका जो पानी जब भरते हैं तो वो डिप्लीट कर रहा है, यानी कि जमीन के अंदर परकोलेट कर रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो ठहर जाता है आपके वहां पे जिस मिट्टी में आप जिस मिट्टी के लेयर में खेती कर रहे हैं, तो वो पौधों को अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए इसको बढ़ाना जरूरी है। लेकिन कुल मिला के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है इस बात को समझना कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग का मतलब खतरे की घंटी है कि हमारे पूरे मानव जात के स्वास्थ्य का मसला आ गया है। वो स्वास्थ्य पे प्रभाव चाहे हम जमीन के माध्यम से पड़ रहा हो, जल के माध्यम से पड़ रहा हो या वायुमंडल के माध्यम से पड़ रहा है, लेकिन पड़ रहा है। अगर जमीन खराब हो गई तो अगली पीढ़ी कैसे खेती करेगी, ये भी सोचना हमारा ही काम है, हमारी पीढ़ी का काम है। ऐसा नहीं है कि खेती करने वाले हम ही लोग लास्ट हैं, अगली पीढ़ी भी खेती करेगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से ये सच है कि जो भी प्रैक्टिसेस हम लोगों ने की हैं विगत वर्षों में, जिन प्रैक्टिसों को बढ़ावा दिया है, तो उन बढ़ावा के जो दुष्परिणाम हैं वो तो बाद में ही आएंगे। जो बढ़ावा दी गए हैं उसके परिणाम, दुष्परिणाम बाद में आएंगे निश्चित।
लेकिन मेरा निवेदन आप लोग से यही है कि अगर किसी के पास कुछ खेत है तो उस खेत के को टुकड़ों में बांट ले कि भाई इस एरिया के अंदर हम अब की बार ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे इतने एरिया में, फिर अगले साल इतने एरिया में, क्योंकि हर किसान की कुछ ना कुछ मजबूरियां भी होती हैं, एक साथ वो नहीं कर सकता है। वरना मुझे जो कहना था, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आप लोग को लगता है अच्छी तरह समझ गए हैं तो इसका प्रैक्टिस प्लीज करवाइए और करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हमारे साथ जो है वो एक और एक्सपर्ट हैं और वो हैं सौवीर सिंह जी। ये केन डिपार्टमेंट से हैं, SCDI मवाना से, और सबसे ज़्यादा जो गन्ना किसान हैं वो डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग किस माध्यम के थ्रू गन्ना किसानों को ये जागरूक कर रहे हैं, या फिर जो आप लोगों के साथ जो जुड़ते हैं गन्ना किसान, उनको किस माध्यम के थ्रू जागरूक कर रहे हैं कि कैसे वो जो फसल अवशेष है उनका प्रबंधन करें और जलाएं ना उसको? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अंश जी। आज के इस चौपाल कार्यक्रम में मौजूद हमारे उप निदेशक महोदय, मंचासीन अन्य अधिकारी, वैज्ञानिकगण, प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि मुझे ये बिंदु दिया गया है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और जितनी भी ये कृषि योग्य भूमि यहाँ पर है उसका 80 से 82% क्षेत्रफल गन्ने से कवर्ड है। तो पूरा संभावना रहती है कि भाई गन्ना अधिक है तो पत्ती भी अधिक जलेगी। लेकिन ये जागरूक किसानों का क्षेत्र है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत जागरूक किसान यहाँ का है, चाहे वो गन्ने की खेती करता है या अन्य खेती करता है। अब पत्ती जलाने की बात चल रही है, इसका सरकार कह रही है भाई इसे पत्ती नहीं जलानी चाहिए, पराली नहीं जलानी चाहिए। अब वो क्यों आवश्यकता पड़ी है कहने की कि भाई ये पत्ती या पराली ना जलाएं? बहुत महत्वपूर्ण बात है, डीडी साहब ने बताया अभी, और शायद पूर्व वक्ताओं ने भी बताया होगा इस बारे में कि क्यों इस पर रोक लगा रहे हैं या क्यों रोका जा रहा है या क्यों अनुरोध हमसे की अपील की जा रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है सबसे पहले कि हमारा जीवन इस पॉल्यूशन, इस प्रदूषण की वजह से खतरे में है। केवल इंसान का ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी को इस पॉल्यूशन से, जो प्रदूषण हो रहा है इसमें, उससे खतरा है। क्या खतरा है? आपने कोरोना काल में देखा कि हम लोग क्या हालत हो गई थी। लेकिन प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, चाहे वो नदी में है, तालाब में है, समुद्र में है, अगर 20 फीट गहराई में भी कोई चीज पड़ी हुई है उसमें, और या मछली है, कोई जीव है, वो साफ देख सकते थे आप। मतलब इंसानी गतिविधियां उस समय समाप्त हो गई थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम। आप अपनी छत से खड़े हो गए, मेरठ से भी शायद जो भी ऊंची जगह पहाड़ अगर दिखते होंगे, शायद बिजनौर से और मुजफ्फरनगर से तो देखे हमने कि वहां से पहाड़ सीधे दिख रहे थे, बिल्कुल इतना मौसम साफ था। प्रदूषण नाम की कोई चीज उस समय नहीं रही 2 सालों में। लेकिन वो काल खत्म हुआ, फिर से हम उसी लाइन पर आ गए कि इतना पोल्यूशन इस समय हो चुका है। 15 अक्टूबर के बाद से ही आसमान में धुंध छानी शुरू हो गई और सांस लेने में हम लोगों को दिक्कत होती है, और शरीर में अजीब तरह की किसी को खुजली हो रही है, किसी के सिर में खुजली हो रही है, कि बदन में खुजली हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं। इस सब के लिए जिम्मेदार है पोल्यूशन, प्रदूषण। अब बात आती है कि सब प्रदूषण के लिए तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। जितनी मशीनें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, धुआं दे रही हैं नहीं दे रही हैं, उससे पोल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। कोई भी एक्टिविटी चल रही है, समझो उससे पोल्यूशन होता है। लेकिन ये पराली और पत्ती पर ही बात आकर क्यों रुक रही है? पराली और पत्ती पर बात आकर इसलिए रुक रही है, पोल्यूशन तो हो ही रहा है उससे, उसके साथ साथ हम अपनी जेब या अपनी पूंजी को खुद आग लगा रहे हैं। वो पत्ती या पराली हमारी एक पूंजी है, वो हमारी जमीन के लिए बहुत ही लाभदायक एक खाद है, जिसमें हम आग लगा के उसे केवल जो है नष्ट कर रहे हैं और पर्यावरण को उसके साथ साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चाहे वो हमारा बाहरी पर्यावरण हो या हमारे खेत का पर्यावरण हो, हमारी जमीन का अंदर का मृदा का पर्यावरण हो, उन दोनों को नुकसान दे रहे हैं। और तीसरा नुकसान हम कर रहे हैं अपनी जेब का। इसीलिए इस पर इतना जोर है। कोई किसान से
सरकार को कोई वो नहीं है कि साहब आपको परेशान करना चाह रही है सरकार या विभाग, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, केवल ये अपने भले के लिए सब लोग कर रहे हैं, किसान के भले के लिए कर रहे हैं कि किसान भाइयों पत्ती ना जलाएं, अपना नुकसान ना करें। आपका नुकसान है तो पर्यावरण को भी नुकसान है, सबको नुकसान है इससे। तो यही अपील की जा रही है इन चौपालों के माध्यम से। बहुत प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं इसका, चीनी मिलों के माध्यम से करें, हमारा स्टाफ भी कर रहा है इसमें। गन्ना समिति में जितनी भी समितियां यहाँ पर हैं, अन्य भी कृषि विभाग से संबंधित जो भी विभाग हमारे जितने भी हैं, सभी के पास में मल्चर, एमबी प्लाव, जो रिवर्सिबल एमबी प्लाव होते हैं, वो सब समिति में रखवाए गए हैं कि किसान भाई उनका इस्तेमाल करें, मल्चर का इस्तेमाल करें। कि भाई पेड़ी जो धान का खेत कटा उसमें मल्चर चला दें, आप गन्ना कटा उसमें मल्चर चला दें, उससे गल जाएगी। डीकम्पोजर के बारे में डीडी साहब ने बताया कि आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल करें। तो जो आपकी पत्ती या पराली जो है वो 3, 4, 5 महीने में गलती, वो शायद 1 महीने के अंदर तक गल जाएगी। मतलब खाद आपकी बन जाएगी। जितना न्यूट्रिएंट्स उस पत्ती में जलकर राख हो जाएंगे, आपकी मृदा को क्षति होगी, जो भी हमारे लाभदायक मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ फंगस ऐसी होती हैं कि जो मतलब मित्र फंगस होती हैं, वो नष्ट हो जाएंगी आपकी। तो उस सब को बचाने के लिए, अपने जो हमारी पूंजी है उसे बचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम पत्ती ना जलाएं। जैसे मैंने मल्चर की बात आपसे बताई, मल्चर क्या है, मतलब मिलाने का यंत्र है एक, वो जो आपकी पत्ती को काटेगा, वो ट्रैक्टर के पीछे चलता है। 6 और 7 फीट वाले मल्चर हमारे पास हैं। वो काटता जाएगा पत्ती आपकी, बारीक करता जाएगा उसे, और वो मिट्टी में मिला देगा उसे। ये उसका काम है। और जब मिट्टी में मिलेगी और आप इसका डीकम्पोजर का स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर, जैसा भी डीडी साहब ने बताया था, तो बहुत ही जल्दी वो आपके खेत में गल जाएगा और खाद के रूप में आपकी मिट्टी को मिल जाएगा, जिसका सीधा लाभ हमें अगली वाली फसल जो बोएंगे, हम गेहूं बोए, सरसों बोए, कुछ ही बोएंगे, उसमें उसको मिलेगा। उसका उर्वरता आपकी मिट्टी की मेंटेन रहेगी। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं मात्रा उसकी, वो मात्रा कम हो जाती है उसकी। तो कहने का मतलब ये कि इस पर ये जोर हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई ये कितना नुकसान ही करती है। जैसे अभी डीडी साहब ने मुझे दिया है, इसका एक लिटरेचर है, आप लोगों को वितरित किया होगा शायद, कि जैसे यहाँ पर धान की जो पराली होती है हमारी, उसे अगर हम जलाते हैं 10 कुंटल या 1 टन आपने पराली जलाई, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है। जो है ये 92 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उससे। मतलब मोनोऑक्साइड का मतलब नुकसान है आपको सांस लेने में, वातावरण प्रदूषण बहुत तेज फैलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है। 1600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 16 कुंटल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसे हम छोड़ते हैं। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 मिनट के लिए, मतलब सेकंडों के लिए भी, अगर किसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो जाए तो मर जाएंगे हम। कितनी खतरनाक गैस, ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड है। 200 किलोग्राम, मतलब 2 कुंटल राख का भी यूज है, लेकिन वो भी नुकसानदायक है। आपने जो है महत्वपूर्ण चीज को, महत्वपूर्ण प्रोडक्ट को आपने जलाकर राख बना दिया। और 0.4 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत हानिकारक गैस है ये भी। और ये इस तरह से इसमें नुकसानदायक चीजें पैदा होंगी उससे। और उसके साथ ही क्या होगा, 3 किलो अगर 10 टन पराली जाए तो कण, बारीक कण जो होते हैं वो वातावरण में फैल जाएंगे। आपके सांस लेंगे हमारे अंदर, जानवर लेगा उसके अंदर, पेड़ पौधों को नुकसान करेगा वो। जो आज का मौसम देख रहे हैं, सुबह से क्या स्थिति है, कल से जो है, ये पोल्यूशन के कारण ही है सब कुछ। अभी कोहरा आने का कोई मतलब नहीं है, धुंध छाने का कोई मतलब नहीं है। गेहूं की बुआई जब तक ना हो जाए, जब तक इस मौसम का कोई महत्व नहीं है हमारे किसान भाइयों के लिए, या आम पब्लिक के लिए वैसे भी। तो ये जो सब हो रहा है ये केवल पोल्यूशन की वजह से है। और 2 चीजें ये इसके लिए थोड़ा सा 18 से 19% ये बताया गया है कि 19% तक अगर 100 किलो पोल्यूशन है, मान लीजिए आप उस मात्रा में देखें उसे, तो उसमें से 18 से 19 किलो जो हिस्सा है वो हमारी पराली और प्लस पत्ती, कृषि अपशिष्ट जलाने का जो है वो केवल देखिए सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ था। और हाँ जी तो हाँ देखिए बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे अपने यहाँ भी इतना वो है, तभी तो 4 केस मात्र आए हमारे जिले में। नहीं तो हरियाणा पंजाब का बताया साहब ने भी कि वहां तो क्रॉस करके मतलब 30,000 से ऊपर।
यूपी में 2500 सबसे बड़ा प्रदेश, पूरा देश है मतलब एक, ये भी यूपी हमारा, लेकिन 2500 के करीब केस बहुत कम है, वहाँ 35,000 30,000 के करीब हो रहे हैं। तो हमारे 2500 हमारे जिले के उसमें 4 हुए हैं अभी तक, वो भी वैसे ही कूड़ा जलाने के हुए हैं। तो बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है और हम सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इसमें कि इस संख्या को हम ना बढ़ने दें और ये शपथ भी लें आज इस चौपाल के अंतर्गत भी हम जो है अपने क्षेत्र में कहीं भी पत्ती या पराली नहीं जलने देंगे। क्यों? हमारा सभी का उसमें नुकसान है और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। देखिए किसान भाइयों, गन्ने का सीजन प्रारंभ है, सारी फैक्ट्री हमारी चल चुकी है, टिकोला लास्ट फैक्ट्री थी वो कल चल गई है, ठीक है, तो सारी फैक्ट्री चल गई, बहुत जोर है गन्ने के ऊपर। अभी मैं ऑफिस से आया था तो काफ़ी वहाँ भीड़ भाड़ थी, किसान भाई खूब आ रहे हैं अपना कि पर्ची के संबंध में, किसी काम के संबंध में। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि किसानों को ये बताएं हम, और आप भी अपने आपस में बताएंगे तो इस पर अवश्य इस जिले में रोक लगेगी, हमारे क्षेत्र में रोक लगेगी और अपने पर्यावरण को, अपने स्वास्थ्य को, मृदा स्वास्थ्य को और अपने जानवरों के स्वास्थ्य को हम बनाए रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष त्यागी सर आपसे कि अगर जो हमारे गन्ना किसान हैं वो अगर पराली ना जलाएं तो उसके जो अवशेष हैं उसका कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये लगातार ही आज जो चर्चा हो रही है फसल अवशेष प्रबंधन पे हो रही है और जो पूर्व वक्ता हैं सबने इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि तकनीकी पहलू बहुत डिस्कस हुए, वेस्ट डिकम्पोजर पे भी बात हुई, उपकरणों पे भी बात हुई और बहुत सारी जानकारी आपको पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई ये नई चीज़ है। फिर भी जाने अनजाने ये घटनाएं जो हो रही हैं, तो क्योंकि हम किसानों के बीच में रहते हैं और इसको पहले नहीं हो रहे कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र पे काफ़ी समय से हम इसको जागरूक कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी साइकोलॉजी, एक मानसिकता समझनी चाहिए किसानों की इस चीज़ पे कि भाई ये किसान इतने जागरूक हैं। यहाँ थोड़ी सी बात हम बताते हैं कि भाई ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए या बिवेरिया का कीजिए, तो बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं। लेकिन इस चीज़ के कि भाई फसल अवशेष प्रबंधन में ये पराली जलाने की बात जो है ये आप मत कीजिए, तो ये जागरूक करने का जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हमें अपना नजरिया भी जागरूक करने का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले चरण में इसकी समस्या आए तो हमने भी किसानों को ये जागरूक किया कि भाई आप पे जुर्माना लग जाएगा या फिर इससे प्रदूषण इतना फैल जाता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। मिट्टी में किसी तरह की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, हमने पौधा लगा दिया तो पौधा 1 साल के लिए गन्ने का खेत में है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, बोरोन, जिंक, सल्फर सभी चीज लेगा, कैल्शियम, और वो उसका इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करके पत्ती बनाएगा, उसका तना बनाएगा, शुगर की मात्रा करेगा, सब काम करके 1 साल में आपको गन्ना बना के और खेत की मिट्टी को निचोड़ के जितने भी उसमें सामान है वो निचोड़ के आपको बना के उसने दे दिया। अब जब उसके पास, अब या तो हम उसमें भाई जो हमारा फसल अवशेष बचता है उसको सड़ा के, गला के, चाहे डिकम्पोजर की सहायता से, जितनी भी पहलुओं पर चर्चा हुई, चाहे ये हमारी मशीनरी के, या तो भाई हम उसके खाने की पूर्ति करें। जब हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि इस पत्ती को जला दो और हमारी जेब में पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब गन्ना बोने जाएंगे तो कुछ पैकेट ले आएंगे। मैं आपको बताऊं, ये सोचते हैं कि भाई पोटाश तो इतना महंगा हो गया, पोटाश को तो अलग हटाओ। ये भी मानसिकता है, ये भी हमने अपने आप ही सोच लिया कि पोटाश को हटाया जा सकता है, पोटाश की कोई जरूरत नहीं है। कुछ किसान बहुत ही रेयर डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते। भाई नाइट्रोजन, यूरिया या डाई या फास्फोरस, जैसे डाई की बात करो, एसएसपी भी डाल लेते हैं। तो ये हमारी सोच है। और इसके साथ क्या सोच है कि जो भी हमने जला जुलू के जो हमने नुकसान किया है, तो इसके लिए कहीं गन्ना स्पेशल, कोई गन्ना ग्रोथ कंट्रोलर, कोई जादुई, कोई माइक्रोराइजा, कोई बायो फर्टिलाइजर, कोई ह्यूमिक एसिड, कोई इस तरह के पैकेट बाजार में उपलब्ध है। और आप देखेंगे भाई डाई से अलग आप और कई तरह की चीजें डालते हैं ना, भाई सूक्ष्म जीवाणु डाल दो,
10 किलो का पैक है, डाई के साथ रला देना। देखा आप मार्केट में देखते होंगे ऐसी चीजें। और इस तरह का लाटू आता है एक बाजार में, लाटू बहुत चल रहा है। सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस आता है, उसका कंटेंट पढ़ेंगे, उसमें क्या है, जीवांश कार्बन मिला रखा है थोड़ी सी मात्रा में। 1 लीटर में जीवांश कार्बन, थोड़ा सा ये जीवाणु, जो सारी चीज हमने पहले तो खेत में फूकी, पत्ती फूक के पहले तो हमने सारी चीज मारी, और उसके बाद इन्हीं को बाजार से ला के डालने का काम गन्ने में पूरे साल चल रहा है। मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूं। बाकी अब आप सोचना कि क्या हो रहा है। यही चीज पहले जलाते हैं और फिर अपने जीवाणु मारते हैं। जीवाणु मारने के बाद बहुत सारी चीजें डालते हैं जो बिना जीवाणु के पौधे को मिल ही नहीं सकती। भाई जब तक खेत में जीवाणु नहीं रहेंगे तो कोई भी आप उर्वरक डाल रहे हैं वो पौधे को मिलेगा ही नहीं। जब तक मिट्टी में जीवाणु की संख्या ही नहीं होगी तो मिलेगा कहां से। आप ये समझिए, गन्ने की उपज बढ़ानी हो तो बाहर से पैकेट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी मिट्टी में अगर हमने जीवाणु और उसके जरिए जीवांश कार्बन बना रखा है तो किसी भी तरह की तत्व बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यही प्राकृतिक खेती की भी जो बात आ रही है, ये भी जीवाणुओं की खेती हो रही है। अपनी जमीन में जीवाणु बढ़ाने की बात हो रही है। भाई रसायन हटाओ और जीवाणु बढ़ा दो, चाहे वो जीवामृत के माध्यम से, चाहे घन जीवामृत के माध्यम से, जिससे कि जो जमीन में पड़ी हुई जो चीजें हैं जो पौधे को मिल नहीं पा रही हैं वो मिलनी शुरू हो जाए। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप फसल अवशेष इसमें मिलाएंगे और मिलाने के बाद जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी जो खेती पे इस समय जो गन्ने की खेती पे हर साल बढ़ता जा रहा है ना खर्च, ये ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उसकी खुराक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जितना बताया जाता है उतनी पूरी कर दीजिएगा। और वो भी यूरिया के माध्यम से नहीं, चाहे तो कंपोस्ट खाद बना के, चाहे गोबर की खाद बना के, चाहे फसल अवशेष उसमें मिला के, धीरे धीरे करके ये जो दुर्दशा हो गई है इसको वापस लाना पड़ेगा। और इस सारे प्रोसेस में, इस सारी प्रक्रिया में एक बाधक है ये जो हम जला रहे हैं। देखिए जलाने के पीछे हम क्या सोचते हैं, जैसे हम गन्ना लेते हैं फिर पेडी लेते हैं, तो पेडी में आपने कभी सोचा है कि जितनी पेडी हमें लेनी चाहिए क्या हम उतनी ले पा रहे हैं? जितनी गन्ने के बाद पेडी लेनी चाहिए या जितने सालों तक लेनी चाहिए, तो क्या हम ले पा रहे हैं? अगर आप विदेशों की बात करें जो गन्ने के अग्रणी देश हैं, आप हैरत करेंगे 4-4, 5-5, 6-6 बार भी रेटूनिंग चल रही है उनकी। हम कितने बार ले पा रहे हैं? 1 बार 2 बार बहुत क्या। कारण क्या है? हम बेवकूफ तो है नहीं, हम भी किसान हैं, वो भी किसान है। अच्छा खासा गन्ना उगाना हम भी जानते हैं। कारण क्या आ रहा है? देखिए कारण घूम फिर के जो 100 कुंटल ले रहा है और जो 60 कुंटल ले रहा है उसमें केवल जानकारी का ही अभाव है और कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि मैं बहुत सारी चीजें डाल रहा हूं तो मेरी खेती अच्छी हो रही है, तो वो उसके मन का वहम है कि बहुत सारी, कोई बाजार में ऐसी चीज नहीं बनी है जो गन्ने की लंबाई बढ़ा दे, गन्ने की मोटाई बढ़ा दे, गन्ने को बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा बढ़ा दे। नहीं, जो समय पे उसको चाहिए, जितना पानी चाहिए, जब उसका खरपतवार हटना चाहिए, अगर उसको फास्फोरस पोटाश देनी चाहिए, ये सब प्रक्रिया समय से हो, बिल्कुल समय से, तो अपने आप ही आपको अच्छी उपज मिलेगी। तो इसके लिए ये जो मिट्टी इस समय सबसे मुख्य बाधक है। अगर आप जैसे पेडी की मैं आपसे बात कर रहा था, पेडी में हम क्या सोचते हैं कि हमारी बोनस क्रॉप है, भाई एक तो ले ली हमने, जो मिल जाए मिल जाए। हमारे बीच के ही कुछ किसान लेते हैं, विदेशी की बात छोड़िए आप, लेकिन वो प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उसमें खुराक की मात्रा उससे ज्यादा चाहिए, जो पिछली फसल है उससे ज्यादा चाहिए, और उसमें प्रबंधन चाहिए बहुत अच्छा। और वो पॉइंट जुड़ा हुआ है इस जलाने से। क्यों जुड़ा हुआ है? कि हम इसको जो जला देते हैं, जैसे पत्ती पड़ी है तो हम सोचते हैं कि भाई लेबर का खर्चा करके, क्यों इसको लेबर, इसे पत्ती को कहा यह जाता है
जो इसकी तकनीक है उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमें ज्यादा पेडी की लेनी है तो सबसे पहले पत्ती को बाहर निकालो। ये मत सोचना मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कर लो इस काम को। जो बड़े बड़े संस्थान हैं गन्ने के, जो कहते हैं कि पेडी से अगर आपको उतना ही गन्ने से भी ज्यादा उत्पादन लेना है तो आप पहले उसे बाहर निकलवाइए। बाहर निकलवाने के बाद उसके जहां आपने बिल्कुल ऐसे काटिए जैसे बिल्कुल जमीन की सतह से मिला के, उसके यंत्र भी आ गए हैं। अगर आप ऊपर से ठूठ छोड़ेंगे तो ऊपर की गांठ से निकल के जो गन्ने का जमाव आएगा वो कभी भी इतना अच्छा तगड़ी आपको पेडी नहीं दे सकता जो जमीन के नीचे से गांठ फूट के चलेगी वो देगी, क्योंकि उसकी जमीन की जड़ें नीचे जाएंगी। तो इसलिए पहला तो पॉइंट है कि उसे बिल्कुल मिला के काटिए। रेटून मैनेजर तरह की डिवाइस आती है, अगर कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो इंजीनियर साहब बैठे हैं हमारे सर, लेकिन गन्ने को मिला के काटिए। उसके बाद अब जब 1 साल हो गया है लगातार पानी देने से, आप ये समझो कि एक ठोस वो बन जाती है और जड़ों का काटना बहुत जरूरी है। डिस्टर्ब जो उसके कंधे हैं दोनों तरफ से थोड़ा सा किसी भी तरीके से आपको ऐसा, चाहे तो कोई यंत्र मिल जाए चाहे कोई हल हो, उसके कंधे तोड़िए जिससे कि उसकी जड़ें कट जाए। और उसके बाद उसमें कुछ खाद देना है तो अगर हम पत्ती के ऊपर से डाई डाल के आते हैं तो वो उसे नहीं मिलती है, तो आप उसे डालिए। ये सारे काम जब खेत में हवा हो जाएगी, मिट्टी में वायु का संचार हो जाएगा, जड़ें कट जाएंगी, उसके बाद दोबारा से उस पत्ती को खेत में फैलवा के, क्योंकि ये आपने काम कर लिया है, अब खरपतवार प्रबंधन के लिए, मॉइस्चर के लिए इसके ऊपर वो बना रहेगा और डीकंपोजर का जो है आप स्प्रे करा दो। ये काम आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं कि भाई पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन यही एक फर्क है। जब आपने कर दिया और डीकंपोजर का कर दिया, 30-35 दिन बाद ये सारा जो पत्ती है नीचे आपने ये डाई की मात्रा आप घटा दो इसमें, और ये पत्ती इसमें मिल जाएगी। खरपतवार होंगे नहीं खेत में, मॉइस्चर बनी रहेगी, और इसी प्रैक्टिस से आप देखेंगे 60 वाला 80 पे और 80 वाला 100 पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल डेफिनेट। मेरे साथ YouTube पर बहुत सारे ऐसे किसान जुड़े हुए हैं, 60-70 हजार किसान जुड़े हुए हैं, और मैंने उस पर कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो मेरी खुद की कोई इजाद हो। जितने भी गन्ने के संस्थान बता रहे हैं कि भाई पत्ती मत जलाओ, खेत में संतुलित मात्रा में डालिए चीजें, और उपकरण अपनाइए, मल्चर चलाइए, इसी तरह की मैंने बातें बताई हैं। उनमें से ही कुछ किसानों के फीडबैक ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमारी उपज इतनी बढ़वा दी। तो सीधी सी बात यह है कि तकनीक के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, उसकी उपयोगिता नहीं पता होगी, आप उसको कभी अपनाएंगे नहीं। और जब आपको जिस दिन पता लग गई कि हमारे फायदे की चीज है, आप ट्राइकोडर्मा बाजार से ला रहे हैं, उसे पत्ती फूंक के ट्राइकोडर्मा पहले जला देते हैं। माइकोराइजा एक तरह की फंगस है जो जड़ों के चारों तरफ रहती है, और उसका काम होता है सिम्बायोसिस का। इधर से राशन पानी लेती है, इधर से जड़ को दे देती है। माइकोराइजा लाटू में आती है, 700-800 रुपए का कलरफुल जादुई बैग। वो तो आपको अच्छा लग रहा है वहां पे कि भाई ये डालेंगे लाके, जबकि ये नहीं पता उस फैक्ट्री में जिसने बनाया है उसमें माइकोराइजा है भी कि नहीं। और अपनी माइकोराइजा जो भगवान ने दी है उसे हम फूंक रहे हैं। ऐसे 10-20 तरह के उत्पाद बाजार में हैं जो इसी नाम पे बिक रहे हैं, आपके पत्ती फूंकने के नाम पे फूंक रहे हैं, लेके आ रहे हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें ना बता के, मेरा मकसद था आपको जागरूक करना। टेक्निकल के लिए हम पहले भी बताते आ रहे हैं आपके सपोर्ट में, और आगे भी यही रहेंगे। किसी भी तकनीक को अपनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, है ना। ये ना सोचें कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। आगे भी किसी किसान भाई को कीट रोग प्रबंधन के लिए किसी भी फसल में, चाहे वो जैविक हो चाहे रासायनिक हो, अगर चाहें तो यह संपर्क कर, चाहें क्या, मैं तो कहूँ संपर्क करना ही चाहिए, बजाय जो है सीधे जाके रसायन वाले के और उसे ये कह के कि भाई ये हो रहा है हमें तो कुछ दे दो। इससे अच्छा है किसी विशेषज्ञ की सलाह से डालिए। ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान है। ये ऐसा नहीं है जैसे आपकी हेल्थ है तो उसके लिए डॉक्टर है, ऐसे ही पेड़ पौधे जीवित है, उनकी भी हेल्थ है, उसके लिए भी डॉक्टर है। वो भी मरीज बनेगा तो उसे डॉक्टर से ही निदान मिलेगा, मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों में से अभी जितने भी सर लोगों ने बताया है फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर, आप लोगों की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज आगे आके पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका कम मिलता है कि डीडीए सर साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी सब हैं आप लोगों के सामने। तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। कोई सवाल? सर सवाल ये था कि प्रत्येक वर्ष हम प्रत्येक फसल में, या हम रबी की ले रहे हों या खरीफ की या जायद की, तो यूरिया की जो मात्रा है, और यूरिया में विशेष रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम पिछली फसल के मुकाबले से बढ़ा कर दे रहे हैं। यदि 1 बोरा दिया तो अगले साल 1.5 बोरा कर रहे हैं, 1.5 दिया तो 1.5 में कि हम 5 किलो ही बढ़ा रहे हैं या 1 किलो ही बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि नाइट्रोजन अपने आप में एक जटिल एलिमेंट है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा हम लोगों ने। तो वो जा कहाँ रहा है सर? प्रत्येक साल उसकी ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? या तो किसान की जानकारी के अभाव में। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है, अभी हम लोग मस्टर्ड की खेती करना चाह रहे हैं, तो हम जो गन्ने का जो अवशेष है, जो पत्तियां हैं, पुआली हैं, उसका प्रबंधन कैसे करें ताकि हम सरसों एक अच्छी तरीके से बुआई कर सकें वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों का। अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जमीन में भी थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, यही है ना। लेकिन ये तो यूज हो जा रहा है, पौधों द्वारा ले लिया जा रहा है, लेकिन जो कुछ बच रहा है तो वो या तो उसका नाइट्रिफिकेशन कहते हैं इसको, यानी नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होके एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है, या अगर जैसे एक सॉइल है, एक मिनरल है, तो मिनरल से अगर वो कोई रिएक्शन कर रहा है तो मिनरल वो जो लीच करके ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है, जाने का तो ये रहा हिसाब किताब। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप सरसों बोना चाहते हैं गन्ने की बात, तो कैसे करें? बहुत सिंपल सा है, गन्ने की पत्तियों को आप फैला लीजिए, आप कहीं से मल्चर का इंतजाम कीजिए, ठीक है, कहीं से मल्चर का इंतजाम कीजिए और सिंपली मल्चर को फर्स्ट गियर पे चलाइएगा, ठीक है। फर्स्ट गियर पे चलाएंगे या सेकंड गियर पे चलाएंगे तो दोनों पे फर्क है। फर्स्ट गियर पे चलाएंगे तो पत्तियां और छोटी होंगी, सेकंड गियर पे चलाएंगे तो पत्तियां थोड़ी सी बड़ी होंगी। चूंकि आप बुआई चाहते हैं तो आपको पत्तियां ज्यादा छोटी चाहिए। छोटी करने के बाद आप सिंपल तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करके एक हल्की सी, बहुत हल्का सा एक मिलवा दीजिए किसी तरह से, है ना। और मिलवाने के बाद मजे की बात है, अगर ये आपने 15 दिन पहले इसको बना लिया है, इसको कल्चर को बना लिया है, कल्चर भी आता है, एक पूसा कैप्सूल भी आता है, दोनों को किसी को बना लिया आपने, इसका छिड़काव कर लीजिए और थोड़ी सी सल्फर आप जरूर मिला लीजिए, जो भी रिकमेंडेड सल्फर है वो थोड़ी सी मिला लीजिए। तो इससे आपकी जो सरसों की फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। बीज का चयन बहुत अच्छा करें, बीज का चयन आप बहुत अच्छा करें। अच्छा, बीज के चयन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक 00 बीज आया है नया। 00 बीज का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हानिकारक 2 पदार्थ होते हैं, एक कौन सा होता है, यूरेसिक एसिड, और एक होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ग्लूकोज करके समथिंग होता है, ठीक है ना, है नहीं, ग्लाइको समथिंग है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये दोनों पदार्थ उनमें 0 पाया जाता है, जो कि अगर 250 ppm से ज्यादा अगर मात्रा में अगर आप इसका कंजम्पशन करता है, कोई भी आदमी कंजम्पशन करता है, तो उसको पैरालिसिस आने का डर रहता है। ये ppm इस वेराइटीज के अंदर 0 है, 00, ठीक है ना। घुटने का दर्द, जितनी भी मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की संभावना रहती है वो 0 है। तो उन प्रजातियों का चयन करें। दूसरा फोर्टिफाइड वेराइटी इनको कहते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि हमने इनके जेनेटिक कैरेक्टर में थोड़ा ऐसा चेंज किया है कि इनमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। अमूमन आप लोग 1 कुंटल अगर सरसों की पेराई करते हैं तो लगभग 30, 32, 35 किलो तक आता है। इनके अंदर 42 से 45 किलो तेल निकल जाता है, ठीक है ना। उसका चयन करें, नंबर 1 बात। तो यही 2-3 प्रैक्टिसेस हैं
और थिनिंग आवश्यक है। जब आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं थिनिंग करवाइए पक्का। बिल्कुल भाई साहब, 00 के नाम से मांगिए। हम किसी अगर वैरायटी का नाम बताते हैं तो वो दिक्कत है थोड़ा सा, है वो नहीं ले सकते। और 00 नाम से मांगिएगा। अच्छा सुनिए सुनिए, रेट थोड़ा महंगा मिलेगा, 00 के नाम से थोड़ा महंगा मिलेगा। सुनिए, एक चीज और बताते हैं आपको कि अगर आपको सरसों की बुआई करनी है तो सीधा मस्टर्ड इंस्टीट्यूट है भरतनगर से, वहां आप अपने 00 वैरायटी की बुकिंग पहले कर दें, उनके यहाँ पैसा जमा करवा दें। 8-10 किसान मिलके भरतपुर से जाके थोड़ा थोड़ा सीड ले आए, फिर अगली बार के लिए यूज करें। राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको 00 मिलने की गारंटी है, ठीक है। लेकिन उसकी बुकिंग आपको साल भर पहले करवानी पड़ेगी, ठीक है। वहां मारामारी रहती है क्योंकि सीट की कमी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई और सवाल? सर राज। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। और आज ये कृषि विज्ञान में जो पता चला तो यहाँ से गए हम। टेक्नोलॉजी भी समझ में आई आपकी बातों से, और आपकी बात हमारे मन में बैठी। तो मैं चाहता हूँ अपनी जो व्यक्तिगत राय है, मैं अपना कुछ बात रखना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से। तो मुझे हमारे किसान भाई जितने भी हैं यहाँ पे जो बात सुनने आए हैं, तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो जितने फर्टिलाइजर है, जैसे कि उन्होंने बताया था अभी ये केमिकल जो बाहर के आ रहे हैं खेतों में मत डालिए, उसमें ह्यूमिक एसिड है फलाना ये, तो इन चीज़ों को बंद करते हुए हम अपना कूड़ी का जो खाद है वो इकट्ठा करें, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा पाल पोषण करें, उनका इकट्ठा खाद जब ही होगा हमारा। और जितने भी हम खाद कूड़ी का खेत में डाल लेंगे तो हम यूरिया भी और डाई भी कम से कम यूज करेंगे। अगर उन्हें हम कम से कम यूज करें तो इकट्ठा कूड़ी का खाद करके अपने फसल को अच्छी से बोए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और जितने भी पराली और पत्ती की बात चली है, इसे फैलाव करने के लिए हमें गांव में जगह जगह जैसे चौपाल लगती है, ग्राम पंचायत है, प्रधान के यहाँ से हमें 10, 20, 50 आदमियों को इकट्ठा करके ये बात रखनी चाहिए। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव बातों का जब भी होगा कि हम इस प्रदूषण को रोक सकें। और प्रदूषण बढ़ेगा तो हम भी बीमार होंगे, यह बात आपने पहले बताई दी है। तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए फैलाव इस बातों का जरूरी होना चाहिए। जाना कि किस तरीके से गन्ने के जो पत्तियां हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं, और ग्रीन टीवी के माध्यम से और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के माध्यम से हम आप सभी किसानों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप गन्ने की पत्तियां या पराली ना जलाएं, जितना हो सके उतना जो है वो इसका प्रबंधन कर सके। इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट, पूसा डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए जो है इनके इस्तेमाल से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी तक अगर आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस किसान चौपाल में बस इतना ही। नमस्ते।